बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, इंडिया के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर एक वाक़या रुनमा होता है और इस वाक़े के बाद हमने देखा कि भारत की हुकूमत हो या फिर भारत का मीडिया हो, इन्होंने अपने अपने बयानात के ज़रिए जितना भी जहर था वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ निकालना शुरू कर दिया, उगलना शुरू कर दिया। मगर दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी, ना सिर्फ हमारी हुकूमत ने बल्कि पूरी पाकिस्तानी अवाम ने इस प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया और बाकायदा तौर पे तहकीकात का मुतालबा भी किया। जो सबसे अहम सवाल है, दोनों ममालिक के अंदर जो टेंशन बढ़ रही है, दोनों ही न्यूक्लियर कंट्री हैं, जो सबसे अहम सवाल यह है कि टेम्परेचर को कम करने की ज़रूरत है दोनों अतराफ में। लेकिन ऐसा कौन करेगा, किस तरह से हो पाएगा, कितना वक्त इसके लिए दरकार होगा, आज हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के ऊपर तो बात होगी, मगर जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसका हाल भी आप लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, अगर तो हम हुकूमती फ़ाइलों को खंगाल लेते हैं तो वहाँ पर आपको इश्तिहारों के अंदर और हुकूमती फ़ाइलों के अंदर तो आदाद शुमार बेहद अच्छे नज़र आते हैं और बेहतरीन की तवक्को मज़ीद भी आवाम को दिलाई जाती है कि हम बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स या सर्वेज हमारे सामने आते हैं वो बिल्कुल एक मुतज़ाद पिक्चर पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से हमारे सामने रखते हैं। माहिर मैशत हारून शरीफ साहब इकॉनमी के मामले पर हमारे साथ होंगे और अहम तफसीलात आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो आमिर साहब, पाकिस्तान की सियासत भी है, मैं देख रही थी चाइना और अमेरिका के दरमियान भी माहदे की एक शक्ल इख्तियार होती जा रही है टैरिफ के मामले पर। लेकिन हम पाकिस्तान और इंडिया ये एक ही पॉइंट के ऊपर आ जाकर रुक जाते हैं। अब जैसे कि ये पहलगाम का वाकया हो गया, दोनों आगे बढ़ने की बजाय फिर उसी सतह पर आकर खड़े हो गए। जी, इस वक्त जो पहलगाम के अंदर वाकया हुआ है उसकी अभी तफसीलात जो आ रही हैं वो इंडियन मीडिया की तरफ से आ रही हैं और इंडिया का मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। उनके यहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टोरी करने पे और ये हाइप बनाने में और बहुत ज़्यादा माहौल को संगीन बनाने में उनको जो है आई बॉल्स मिलते हैं। हमारे यहाँ एक, मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि इंडिया को गाली देने के आई बॉल्स नहीं मिलते, हम अपनी ही दुनिया में रहते हैं। मगर अभी मैं इंडिया का टीवी देख रहा था, उनका बस चले तो वो शाम तक जो है पाकिस्तान पे खुदा ना खास्ता जोर लगा रहे हैं कि हमला करवा दें। और मगर मामला संजीदा हैं, अभी इसकी डिटेल्स आनी है। अभी तो फिगर्स के ऊपर भी ये है, चंद लोगों के अमवात से लेके कई 27-28 तक के फिगर्स बताए जा रहे हैं और अभी उसकी तफ्तीश बाकी है। मगर अभी वाक़े की पहली ही खबरें आई थी तो पाकिस्तान के ऊपर लगा के उन्होंने एक नामालूम ग्रुप है रेसिस्टेंस, कश्मीर रेसिस्टेंस, और उसके ताने बाने जो हैं पाकिस्तान के साथ दारे लश्कर तैयबा वो जोड़ के तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस बना दिया है। और वहाँ पे एक मामला संजीदा है कि मोदी साहब ने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने ज़ाहिर है पाकिस्तान को अभी तक तो नाम नहीं लिया, मगर दहशतगर्दी के हवाले से हम वो बड़ा सख्त अल्फाज है उसके अंदर, ज़ाहिर है सिविलियंस के ऊपर दहशतगर्दी जो है वो काबिल मज़म्मत ही होती है। मगर उसके अंदर 2-3 पहलू हैं। ये कि तफ्तीश बड़ी ज़रूरी है और इंडिया की और मोदी साहब की ख़ास तौर पे एक तारीख रही हुई है कि इससे पहले भी हमें ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है, ज़्यादा जो है तदबीर करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर को अपना विज़िट टर्की का बंद करके शाम तक आ जाना चाहिए था और आ जाना चाहिए और यहाँ पे एक बिल्कुल इसके ऊपर मशवरे होने चाहिए और जो है हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। वो इसलिए कि लास्ट टाइम जब ये हुआ था पुलवामा में, जो कि इसी तरह उसके इलेक्शन थे उनके सर पे और वो बालाकोट का वाक़या हो गया था, हमने उसका ऑफ कोर्स भरपूर जवाब दिया था। वो जो है अभिनंदन साहब की वो टी बॉय जो है उनका जहाज़ गिरा लिया था और उन्होंने उसको भी अपनी फतह करार दे के विक्ट्री के निशान बांध के छाती ठोक के इलेक्शन में मोदी साहब ने अपने आप को हीरो के तौर पे पेश किया था। अभी बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये पिछले साल के जो इलेक्शन थे ये बड़े कम मार्जिन के साथ वो जीते हुए हैं। कोलिशन गवर्नमेंट उनको बनानी पड़ी हुई है तो उनके लिए अब बिहार के इलेक्शन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो खुदा ना खास्ता कोई वो एडवेंचरिज्म करने की कोशिश ना करें, हमें उसके लिए तैयार रहना है।
दूसरा उसका पहलू ये है कि हमारे बलूचिस्तान में और केपी में तवातर के साथ जो है पिछले पूरे साल में हमले होते रहे हैं और रोज़ ये होता है और वो उसके हम सबूत भी देते हैं। अभिनंदन कुलभूषण यादव से लेके बाद में भी सबूत आते हैं कि टीटीपी की पुष्पनाई इंडिया कर रहा है, मगर उसके ऊपर खामोशी रहती है, कभी कोई जवाब नहीं आता। अभी यहाँ तफ्तीश भी इल्ज़ाम हमारे पे पहले लग गया, पाकिस्तान के ऊपर लग गया। अगर आपकी इजाज़त तो आमिर साहब, पहलगाम का जो वाक़या है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़ी मोहतरम है साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी डॉक्टर साहब, ये पहलगाम के अंदर जो वाक़या है मुतज़ाद अमवात की खबर आ रही है, चंद अफराद से लेके 26-28 तक के फिगर्स बताए जा रहे हैं, मगर इससे पहले जो है एक उड़ी में 2016 में हुआ तो मुबैना उस वक्त स्ट्रेटिजिक स्ट्राइक उन्होंने कर दी। उसके बाद 2019 में पुलवामा में हुआ तो बालाकोट का वाक़या हो गया। हमने ऑफ कोर्स जो है उनको उसका बड़ा अच्छा जवाब दे भी दिया, भरपूर जवाब दिया। अब जो है ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ है और उनके मीडिया के अंदर एक बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर बग़ैर तफ्तीश के इल्ज़ाम भी लग गया और एक हाइप बनवाई जा रही है, तो हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, कितना संजीदा लेना चाहिए और क्या तदबीर करनी चाहिए? जाहिर है ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन है और इसीलिए पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपनी पाकिस्तान की तरफ से ताज़ियत कन्वे की जो लोग इसमें मारे गए हैं इस टेररिस्ट अटैक में। तो जाहिर है जिस माजी का आपने ज़िक्र किया, एक पूरी तारीख़ है, ख़ास तौर पे जो 2019 में बालाकोट का जो क्राइसिस हुआ, जिसके बाद इंडियन एयरक्राफ्ट एंटर्ड पाकिस्तानी एयर स्पेस एंड बॉम्ब पाकिस्तानी टेरिटरी, जिसका जवाब पाकिस्तान ने फिर दिया बाय इक्वली रिटेलिएटरी स्ट्राइक इन जम्मू। तो इससे तो फिर यही लगता है कि इस वक्त जाहिर है जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि इंडिया की जो डिफेंस सिक्योरिटी कमेटी है कैबिनेट की, वो कोई फ़ैसला करेगी। अब वो फ़ैसला किस हद तक पब्लिक होता है नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर है जिसका आपने भी तज़किरा किया कि वहाँ उनकी मीडिया में बहुत ही बिल्डअप है और इस वक्त वज़ीर आज़म मोदी बहुत प्रेशर के तहत होंगे। सो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, जाहिर है पाकिस्तान की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस तो जाहिर है हाई अलर्ट पे है और आई एम श्योर कि पाकिस्तान के जो टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं वो फुली आप कह सकते हैं तैयार हैं फॉर एनी इवेंचुअलिटी, इसलिए कि अगर इंडिया ने कोई ऐसा एक्शन लिया जिससे कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं या एलओसी को क्रॉस करते हैं, तो फिर पाकिस्तान पे भी जाहिर है दबाव होगा कि वो किसी किस्म का रिटेलिएटरी एक्शन ले, जिससे कि फिर एस्केलेशन बढ़ेगी और सूरत हाल बहुत ही एक क्राइसिस की तरफ जाएगी। तो मैं तो समझती हूँ कि ज़रूरत है कि इस वक्त काम मेंटेन होना चाहिए, कूलर हेड्स शुड बी प्रिवेलिंग, लेकिन देखना ये है कि इंडिया अब क्या करता है। जी डॉक्टर साहब, इसका एक और बैकग्राउंड भी है कि 2019 में जब पुलवामा हुआ तो उसके बाद क्योंकि उस वक्त सर पे इलेक्शन थे और फिर इतनी शर्मनाक किस्म की शिकस्त के बाद भारत ने, मोदी साहब ने उसको अपने इलेक्शन में बड़ा ब्रवाडो के तौर पे जो है ना छाती ठोक के जो है ना इस्तेमाल भी किया। और अभी जो है बिहार के इलेक्शन भी सर पे हैं और दूसरा एक और बैकग्राउंड ये भी है कि पुलवामा की बाद में जो कश्मीर के गवर्नर थे उन्होंने ये एक्नॉलेज किया, बल्कि इल्ज़ाम लगाया कि जनाब वो उनका अपना सिक्योरिटी लैब्स था और उनकी इतलाओं के बावजूद जो है फ़ौजी दस्ते को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई थी। तो अभी तफ्तीश के बगैर ये जो मीडिया के अंदर हाइप करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आप कोई देखते हैं कि इस मैडनेस के पीछे कोई सोच भी है? देखें, ये तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान आप कह सकते हैं मामूल की बात है कि कोई इस तरह का जब इंसिडेंट होता है मकबूजा कश्मीर में, तो सबसे पहले तो भारत इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ही लगाता है कि ये पाकिस्तान से ग्रुप्स गए हैं। तो इसमें तो कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ज़रूरत इस चीज़ की है कि किसी किस्म के बैक चैनल के ज़रिए टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए। अब ये कि क्या भारत इस वक्त तैयार होगा किसी किस्म के बैक चैनल
कम्युनिकेशन के लिए, इसलिए कि देखें ये सूरत हाल जो है इसको इट शुड नॉट स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल। दो न्यूक्लियर आर्म्ड हमसाए हैं, इस वक्त स्टेक्स बहुत ही हाई हैं, और इस किस्म का कोई क्राइसिस नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़रूरत इसी बात की है कि किसी किस्म की क्वाइट कम्युनिकेशन हो जिससे कि इस सूरत हाल को काम डाउन किया जाए। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी 4 रोज़ा दौरे पे इस दौरान में भारत में हैं, और इसका एक और बैकग्राउंड ये भी है कि 2000 में जब प्रेसिडेंट क्लिंटन ने भारत का और पाकिस्तान का भी ब्रीफली दौरा किया था, तो उस वक्त भी उनके दौरे के दौरान में इस तरह के ही एक हमला हुआ था। तो ये भी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स जिनके ऊपर गौर और फिक्र करना पड़ रहा है। अमेरिका की तरफ से गो के किसी किस्म का ज़ाहिर है उन्होंने तफ्तीश का इंतज़ार करेंगे, मगर ज़ाहिर है टेररिज्म की तो मजम्मत ही की जा सकती है, ख़ास तौर पे जब सिविलियन में हो। तो क्या देखते हैं इस पे आप कि हमारा फ़ॉरेन ऑफिस तो बहुत मुहतात है, मगर प्राइम मिनिस्टर को भी शायद फ़ौरन वापस आ जाना चाहिए। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं आमिर, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को फ़ौरन आना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने फ़ैसला करना है वो इस्लामाबाद में नहीं है, वो रावलपिंडी में है। तो मैं समझती हूँ कि उनकी तरफ से दिल बी फुली, जिसको कहते हैं ना, और दे मस्ट बी हैंड्स ऑन द व्हील वाली बात, कि उनकी पूरी तैयारी कंप्लीट होगी ऑन एनी इवेंचुअलिटी फ्रॉम इंडिया। सो आप ठीक कह रहे हैं, माजी में इंसिडेंट्स हुए हैं जिनके नतायज कुछ अच्छे तो नहीं थे, और ना ही हो सकते हैं अगर तनाव, टेंशन्स बढ़ती हैं और एस्केलेशन और होती है। मेरा ख्याल है वही मैं वापस उस बात पे आऊँगी कि ज़रूरत इसी चीज़ की है कि देखें पाकिस्तान ने बहुत ही यानी कि फ़ौरन अपनी ताज़ियत कन्वे की, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी फ़ौरन कहा कि हमारे मुल्क का कोई ताल्लुक़ नहीं है इस इंसिडेंट से। तो ये इनिशियल रिस्पॉन्सेस तो पाकिस्तान के बिल्कुल दुरुस्त थे और बिल्कुल किसी रिजर्वेशन के बग़ैर कन्वे किए गए। तो इससे भी तो ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि फर्दर एस्केलेशन हो किसी किस्म की। अब ये कि भारत हो सकता है कि भारत समझे कि उनके लिए एक मौका है, और वो शायद उनकी कैलकुलेशन हो कि पाकिस्तान कमज़ोर है, लेकिन ये मिस कैलकुलेशन होगी। ऐसी सूरत हाल में कोई मुल्क कमज़ोर नहीं होता, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की डिफेंस जो तैयारियां हैं और डिफेंस जो इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं, आई डोंट थिंक इंडिया कैन टेक दैट लाइटली, और वो ज़रूर उनकी कैलकुलेशन में ये होगा। एक और डॉक्टर साहब पहलू इसका ये है कि 370 की एब्रोगेशन के बाद काफ़ी अरसा वहाँ पे एक इमरजेंसी की कश्मीर में सिचुएशन रही, गवर्नर राज रहा। अब वहाँ पे एक बेख्तियार सी उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद जो है वो खड़ी कर दी गई है, और उनके लिए कश्मीर के इख्तियारात बढ़ाने के बारे में एक प्रेशर आ रहा था, या हल्की सी मज़ामत की आवाज़ें आ रही थी। इसके बाद वो सारे बहुत डिफेंसिव पे चले गए हैं, और वो जो मज़ीद एग्रेसिव पॉलिसीज़ का एक लगता है कि बहाना से मिल जाएगा। पहले ही वहाँ इशू रहता है कि 84,000 के करीब जो लोगों को डोमिसाइल जो है इन्हीं इलाकों में दिया गया है, जिसकी मज़ामत हो रही थी। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत ने 2019 के बाद जिस किस्म की रिप्रेशन इस्तेमाल की है वो तो आपके सामने है। हर किस्म के उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए, और मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हुई जिसमें कि डेमोग्राफिक चेंजेस, इलेक्ट्रल चेंजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए गए, जिससे कि आप कह सकते हैं कि कश्मीरी मुसलमानों की जो पोजीशन है उसको डिमिनिश करने की कोशिश की गई। उस हवाले से फिर एक इलेक्शन हुआ जिसका आपने तस्करा किया, और वो भी ऐसे हालात में जो कि आप ये तो नहीं कह सकते कि वो किसी तरह से फ्री एंड फेयर था। एक मकबूजा फ़ौज अगर हो एक इलाके में तो वो किस किस्म के फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं, वो तो नामुमकिन है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक उन्होंने बहाल तो कर दी जिस किस्म की एक ट्रंकेटेड सी, कमज़ोर सी हुकूमत, लेकिन उनका जो एक प्रॉमिस था जिसके तहत किसी हद तक आप कह सकते हैं कि कश्मीरी पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया,
इन इलेक्शंस में, वो ये था कि जी वो स्टेटहुड को बहाल करेंगे। वो तो नहीं किया। लेकिन इस वक्त जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसके बारे में तो न्यूयॉर्क टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, ये सारे वेस्टर्न जरीदे कह रहे हैं कि दिस इज़ अ बिग ब्लो टू मोदी गवर्नमेंट्स क्लेम कि उन्होंने कश्मीर को नॉर्मलाइज कर दिया और वो वहाँ बिल्कुल स्टेबिलिटी जो है बहाल कर दी है। तो इससे तो वो क्लेम जो है वो जाहिर है अंडरमाइन होता है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, आप अमेरिका में बड़े साल एम्बेसडर रहीं, 3 टेन्योर्स आपने वहाँ पे गुजारे बड़े मुश्किल हालात में। अभी ये जो ट्रेड वॉर चल रही है, लार्जली तो वो चाइना को टारगेट करने के लिए थी, मगर वो पूरी एक आलमी तजारती जंग लग गई है और हर मुल्क, और ख़ास तौर पे हमारे जैसा कमज़ोर मुल्क जो है वो अपने मफादात के लिए सारे मुल्क देख रहे हैं कि कैसे उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। तो हमारे इससे क्या, हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा अमेरिका को हैं, तो क्या हमारे लिए ख़दशात हैं, क्या हमें उसके लिए जो करना चाहिए और क्या करके ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है? क्या मैं अपने आप को ज़रा एक मंडी के तौर पे सप्लाई चेन्स के हवाले से पेश कर सकें? क्या चैलेंजेस हैं हमारे लिए और क्या स्ट्रेटजी हमें बनानी चाहिए? देखिए, ये जो टैरिफ इंक्रीज की है ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान पे और भी मुल्कों पे, ज़ाहिर इट्स अ बिग ब्लो टू पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स। जैसे आपने कहा, पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका है। 5-5.5 बिलियन डॉलर्स सालाना हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं वहाँ। लेकिन ये भी याद रखें कि यूरोपियन यूनियन जो है वहाँ हमारे डबल दैट जाते हैं। 9 बिलियन से भी ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स हमारे यूरोपियन यूनियन जाते हैं। सो इस सारे इशू को पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। अब पाकिस्तान ने ये ज़रूर ऐलान किया है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, जैसे कि और मुल्क भी चाह रहे हैं कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करके कोई एडजस्टमेंट जो है वो हासिल करें इन टैरिफ्स में। अभी तो खैर टैरिफ्स का 90 डे पॉज है, लेकिन जो अनसर्टनिटी पैदा हुई है जिस पे कि ज़ाहिर है फिर इसका असर पड़ता है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पे, क्या कौन सी चीज़ें अमेरिका इंपोर्ट करता है इस पीरियड में, तो इन सारी चीज़ों के का नतीजा फिर यही निकलता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कमी आने का ज़रूर लगता है खदशा है। इसलिए कि जब वो महंगे हो जाएंगे एक्सपोर्ट, तो जाहिर है उनके लिए डिमांड अमेरिका में कम हो जाएगी। जहाँ तक इसका एडवांटेज लेने का ताल्लुक है, हाँ ये डिबेट चल रही है पाकिस्तान में कि और मुल्क जो हैं एशियन मुल्क जैसे कि वियतनाम हो गया और बांग्लादेश हो गया, उन पे टैरिफ्स ज़्यादा लगे हैं बनिस्बत जो पाकिस्तान पे लगे। मगर और मुल्क हैं जिन पे कम भी लगे हैं, जैसे कि इंडिया है, वो भी कंपेटिटर मुल्क है टेक्सटाइल्स में। तो फिर एडवांटेज लेने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो ये कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर को बहुत ही फ्लेक्सिबल और निम्बल होना पड़ेगा। अब तक तो मैंने नहीं देखा कि उस तरह की निम्बलनेस है हमारे एक्सपोर्ट कैपेसिटी में, मगर अगर ये हम कर पाते हैं तो फिर हाँ इसका एडवांटेज भी ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल तो ये सेटबैक है, इससे हम इसका इनकार नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, ये इस पे लीड तो हमेशा गवर्नमेंट को स्ट्रेटजी में करना पड़ता है। मुझे अभी तक फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से या फाइनेंस की मिनिस्टर की तरफ नेगोशिएट करने के लिए एक टीम ज़रूर अमेरिका भिजवा रहे हैं, मगर अभी तक ना पार्लियामेंट में ना गवर्नमेंट की तरफ से कहीं से भी कि किन लाइन्स पे वो सोच रहे हैं कि इसको अपॉर्चुनिटी को, कि जिस तरह आपने कहा कि पुरानी मंडियों की बजाय ये सप्लाई चेन की जो है नई मंडियों की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई अभी तक कोई बयान या कोई स्ट्रेटजी या कोई बहस नज़र नहीं आती। और बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन दौरों पे जो है ना वो कभी बेलारूस चले जाते हैं, कभी अभी टर्की गए हुए हैं। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, मगर इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में जिस तरह हमने कहा उनको फ़ौरन आके इंडिया पे और इन इश्यूज़ के ऊपर अपना हाउस इन ऑर्डर करने के हवाले से और स्ट्रेटजी के मतलब बयान नहीं खुल के देना चाहिए। आमिर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है हाउस इन ऑर्डर की तो बहुत ज़रूरत है, बल्कि अगर हमने अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, चाहे ये टैरिफ्स हों या ना हों, तो उसके लिए तो हमें अंदरूनी जो पॉलिसीज़ इख्तियार करनी है, जो डाइवर्सिफाई करना है अपना एक्सपोर्ट बेस जो बहुत नैरो है, और जिस किस्म के इश्यूज़ को एड्रेस करना है घर पे, मेरा ख्याल है उसकी ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत हमेशा बाहर देखना कि बाहर से क्या हो रहा है नहीं हो रहा।
बाहर से तो हमेशा होता रहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन इट्स एट होम कि हमारी मईशत को, ना सिर्फ हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस को, इन सब चीज़ों को, हमारी रेवेन्यू बेस को जो बहुत नैरो है, रिफॉर्म की ज़रूरत है। और मैं नहीं समझती कि ये एक रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट है। ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि बस IMF की जो भी कंडीशन है उसको बस मीट कर लें ताकि अगला ट्रांच मिल जाए। चाइना को कह लें कि जी हमें लोन रोल ओवर कर दें, सऊदी अरेबिया को कह लें, जो कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है फिर से कि हमारी जो ऑयल फैसिलिटी है डिफर्ड पेमेंट्स में, उस पर भी रियायत दे दें हमें। ये रियायतों पे जो चलने की स्ट्रेटजी है ना, मैं समझती हूँ कि एक खुद मुख्तार मुल्क, एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री के लिए रियली बहुत ही यानी कि बहुत ही नामुनासिब है रियली। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। ओवर टू यू आमिर साहब। इस्लाहात तो बड़ी अच्छी बात है, मगर बुनियादी तौर पे यहाँ पे मुल्क के अंदर एक अमन होना चाहिए। और इस वक्त सारे ही सूबों में कोई ना कोई सिक्योरिटी के हवाले से इश्यूज़ हैं या सियासी तनाज़ा चल रहे हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं आपस में नहीं बैठ पा रहे, ख़ास तौर पे ये इंडिया की पॉसिबल धमकियों के बाद जो है ज़्यादा ज़रूरत होगी कि सारे मिल बैठ के इसके ऊपर एक जो है कंसेंसस के साथ पॉलिसी बनाई जाए, मगर उसके कोई यहाँ पे आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते। आमिर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यही है, नेशनल कंसेंसस। और नेशनल कंसेंसस से ही हम अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और बाकी सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। तो यहाँ तो कोई मुझे तो जैसे आप भी कह रहे हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा कि किसी किस्म की एफर्ट की जाए जिससे कि जो हमारी पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन चलती रहती है उसमें कमी आए और किसी किस्म का किसी किस्म की ग्रैंड कंसेंसस हो ऑन कोर इश्यूज जिनको एड्रेस किए बगैर पाकिस्तान कोई तरक्की नहीं कर सकता। अदरवाइज तो बस एक मडलिंग थ्रू का ही है प्रोसेस जो चलता है, यानी कि हमारी गवर्नेंस जो है वो बस मडल थ्रू ही है। वो बग़ैर किसी विजन के, बग़ैर किसी स्ट्रेटेजिक प्लान के, बग़ैर किसी नेशनल कंसेंसस और नेशनल यूनिटी के। और अब आपने जिक्र किया है तो देखिए कनाल इशू पे सिंध और पंजाब हुकूमत की कॉन्फ्रंटेशन चल रही है, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है, KP में जाहिर है TTP के अटैक्स चल रहे हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। तो इस ओवरऑल एनवायरनमेंट, अव्वल तो ये कि इस एनवायरनमेंट में कौन इन्वेस्ट करेगा, और दूसरा ये कि जब तक इस एनवायरनमेंट को एक नेशनल एग्रीड स्ट्रैटेजी बैक्ड बाय नेशनल कंसेंसस से हम एड्रेस नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये ईरान और अमेरिका के इस वक्त जो है गुफ्तगू जारी है, ओमान के बाद वो इटली में शिफ्ट हो गई है, उस पर सारी दुनिया की नज़रें हैं, क्योंकि उससे पहले अमेरिका की तरफ, इसराइल की तरफ से ईरान पर हमला करने की धमकियाँ आती रही हैं। और ये वसीम कह रहे हैं कि बहुत शराइत जो हैं कि जी वो डिसमेंटल कर दें अपने न्यूक्लियर पावर भी, अपने न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम भी, और मिलिट्री आर्मामेंट्स भी बड़ी मुश्किल लगती हैं। मगर अभी तक तो अमेरिका असिस्ट कर रहा है। हमें इस इशू के लिए कितना तैयार रहना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? अव्वल तो ये कि जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी इशू पे, वो तो लगता है उसमें प्रोग्रेस हो रही है। अब थर्ड राउंड होना है सैटरडे को ओमान में। एक राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड फिर रोम में हुआ, और दोनों राउंड्स में बराह रास्त भी मुलाकात हुई अमरीकी और ईरानियन नुमाइंदे की, जो कि एक किस्म का ब्रेक थ्रू है। लेकिन जाहिर है अभी इश्यूज रिजॉल्व करने बाकी हैं। ईरान की तवक्को ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ अपना फोकस एक इशू पे रखेगा, और वो है कि ईरान कोई जौहरी वेपन या हथियार ना डेवलप करे, और वो ज़्यादा पाबंदी नहीं लगाएगा ईरानियन न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे। अगर ये होता है तो फिर तो ईरान तैयार होगा ऐसी एग्रीमेंट के लिए। अमेरिका की तरफ से अभी तक तो जो डिमांड सामने आया है वो यही है कि ईरान शुड नॉट डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन, बल्कि सदर ट्रंप ने
तो जो अनाउंस किया कि मुज़ाकरात शुरू होंगे ईरान के साथ, वो तो उसकी प्रेजेंस में किए, इजरायली प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस में किए। और उसके बाद इजराइल की तरफ से ये मुतालबा अमेरिका को कि हमें अटैक करना चाहिए ईरानियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, उसको इसने सदर ट्रंप ने रिबफ किया, रिजेक्ट किया। तो इससे तो इट्स अ सेटबैक एक्चुअली फॉर नेतन्याहू, बिकॉज ट्रंप हैज़ प्रिफर्ड नेगोशिएशंस ओवर कॉन्फ्लिक्ट। और साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त ट्रंप जो चाहता था कि यूक्रेन में जल्द एक जंगबंदी करा ले, एक सीज़फायर करा ले, वो नहीं कर सका। वहाँ पर वो नाकाम, फ़िलहाल तो नाकाम हुआ है। दूसरी तरफ टैरिफ्स पे भी उसको रिवर्स करना पड़ा। ये 90 डे पॉज आखिर क्यों उसने क्यों अनाउंस किया? इसलिए कि एक रिएक्शन उसके मुल्क के अंदर से आया कि ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए जो है ये बहुत ही नेगेटिव होगा। सो ट्रंप नीड्स अ क्विक विन। और मैं समझती हूँ कि शायद उनकी कैलकुलेशन ये होगी उसकी इंतज़ामिया की कि ईरान के साथ अगर मुआहदा होता है तो दैट विल बी अ विन फॉर ट्रंप, बिकॉज इसके अलावा उसको कोई विन नहीं नज़र आ रहा इंटरनेशनल फ्रंट पे। और अगर ये कैलकुलेशन सही है तो फिर मैं समझती हूँ कि प्रॉस्पेक्ट्स आर क्वाइट ब्राइट कि तीसरे जो दौर होगा सैटरडे को टॉक्स का, शायद उसमें और पेशरफ्त हो इन मुज़ाकरात। बहरहाल उम्मीद करते हैं जिस तरह आप कह रही हैं उस तरह हो, क्योंकि ना होने की सूरत में बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। और क्योंकि ईरान और रशिया और चाइना अब वो मिलिट्री लाइन्स तो नहीं है मगर उनके भी तल्लुकात एक्सपैंड होने का ख़तरा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त ट्रंप के आने के बाद से दुनिया में एक बिल्कुल पॉलिटिकल ऑर्डर, इकनॉमिक ऑर्डर जो है ना सारा तब्दील होने जा रहा है। नेटो की हैयत तब्दील हो रही है, WTO का वो अब इन टैरिफ्स के बाद वो स्टेटस नहीं रह जाता, पता नहीं ब्रेटन वुड्स दारों का क्या बनता है। ब्रिक्स जो हैं उसकी जुलाई में अब ब्राज़ील में मीटिंग है, तो ये डॉलर के ऊपर और डॉलर की जो सुप्रीमेसी 75 साल से थी वो भी ख़तरे में है। और हम ब्रिक्स का डायरेक्टली तो नहीं एज एन ऑब्जर्वर अभी हिस्सा हैं। हमें इस रीअलाइनमेंट में, गो के हम छोटा मुल्क हैं, बहरहाल न्यूक्लियर कंट्री हैं, 25 करोड़ आवाम है, हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी तो क्लियर है। हमारी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी जो है वो चाइना है, तो वो तो हमने फैसला कर चुके हैं, कोई नई चीज़ तो नहीं है हमारे लिए, तो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। अब ये है कि इस वक्त जिस तरह से अमेरिका ने ओन गोल्स किए हैं और एक्चुअली अपने आप को आइसोलेट कर दिया है दुनिया में, तो उससे तो फिर लगता यही कि हमारी अलाइनमेंट्स तो फिर दुरुस्त रही हैं ना, इसलिए कि वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। लेकिन देखना अब ये है कि आगे जाके किस हद तक अमेरिका की जो इंटरनेशनल पोजीशन है वो मज़ीद कमज़ोर होती है, या ट्रंप वो एडजस्टमेंट्स करता है उसका। वो तो ही इज़ बादशाह है रिवर्सल्स का ना, यू टर्न का तो किंग है ना वो, तो हर चीज़ पे वो यू टर्न भी करने को तैयार होता है। मगर दुनिया तब्दील हो चुकी है। देखें, ट्रंप का अगर ये ख्याल था कि वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड में अपनी बुलिंग से और अपने प्रेशर से दुनिया को बेंड करेगा टू हिज विल, तो ये तो नहीं होगा और ना ही हुआ है। हर जगह कंट्रीज़ आर रेजिस्टिंग और वो नई एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। कंट्रीज़ जो उनके अपने एलाइज़ हैं, आपने नेटो का जिक्र किया, जो एलाइज़ हैं वो कह रहे हैं कि जी अब हमें अपने आप पे डिपेंड करना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो ये तो फिर बहुत ही बड़ी तब्दीली है थैंक्स टू ट्रंप, जो कि अमेरिका को उसकी पोजीशन मैं समझती हूँ फर्दर वीकन कर रहा है। देखिए, हर चीज़ ट्रस्ट पे मबनी होती है, भरोसे पे। तो ट्रस्ट अगर लूज़ कर जाते हैं अमेरिका में उसके अपने एलाइज, तो फिर जाहिर है अमेरिका की इंटरनेशनल स्टैंडिंग तो इफ़ेक्ट होगी ना। सो मैं समझती हूँ पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल मेरा ख्याल है जहाँ हम हैं वो ठीक है, मगर हमें यही कोशिश करनी चाहिए। मैं फिर वापस आती हूँ, घर पे जो हमें करना है ना उस पर फोकस करना चाहिए। हमारा कुछ ज़रा ज़्यादा ही फोकस हो जाता है बाहर पे। हमें बड़ा शौक़ है हर चीज़ स्ट्रेटेजिक, फॉरेन पॉलिसी वगैरह। पहले घर पे तो स्ट्रेटेजिक काम करें, उसके बाद देखें कि बाहर क्या करना है। जी बिल्कुल, घर का तो जो मामला है
उसमें मैंने कहा ना, यहाँ जो सारा दिन जो आधे से ज़्यादा टॉक शोज़ होते हैं इस चीज़ पे होते हैं कि आज इमरान खान से मुलाकातें किसकी हुई किसकी नहीं हो पाई, मारने पकड़ने धरने पे सारे सूबों के अंदर ये वाले मामला चल रहे हैं। और कोई भी मामला की बात कर लें, घूम फिर के बक स्टॉप्स एट दी बेसिक कि जी घर को हाउस इन ऑर्डर होगा तो इन मामला से निपटा जाएगा। मैं डॉक्टर साहब लास्टली, क्योंकि अफगानिस्तान का इशू है, वो घर का मसला भी है, खित्ते का भी है और बाहर का भी है। अभी जो हमारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अभी फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे अफगानिस्तान में गए थे, अभी लेटेस्ट हमारी क्या सिचुएशन है वहाँ पे, एंड व्हाट इज इट राइट और रॉन्ग वी आर डूइंग? किसके हवाले से? अफगानिस्तान। जी, मैं समझती हूँ कि ये इसहाक डार हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनका जो हाल में वहाँ पर दौरा था और मुज़ाकरात हुए, वो खुशाइंद हैं। इट्स पॉजिटिव डेवलपमेंट, इसलिए कि पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान ने एक कोर्सिव पॉलिसी इख्तियार की थी, सिर्फ दबाव की पॉलिसी, और दबाव डालते जा रहे थे हम, जिससे कि हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा था। तो ये जो उनका दौरा है या हो चुका है जो, इससे तो लगता यही है ना कि पाकिस्तान वापस आया है टूवर्ड्स सफारती कोशिशें, टूवर्ड्स डिप्लोमेसी, बैक टू डिप्लोमेसी। तो इस हवाले से पेशरफ्त ज़रूर हुई है। वहाँ पर तजारती इश्यूज़ पे 2 एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन हो जाएंगे, एक ट्रांजिट ट्रेड पे है, एक बाहमी बायलैटरल ट्रेड पे है। ये इंसेंटिव्स भी हैं। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी और दुनिया के जो मामलात हैं इक़्तिसादियात के हवाले से, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। माहिर मैशत हारून शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रही थी पाकिस्तान के हवाले से, महंगाई में कमी का दावा गवर्नमेंट का है और सब अच्छा का दावा भी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान में सतह गुर्बत से नीचे जाने वालों की तादाद आए रोज़ बढ़ती चली जा रही है, बावजूद उन दावों के जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे सामने रख रही है। जी, गवर्नमेंट का अभी ये रिपोर्ट में होता नहीं कि मगर लास्ट जो फिगर्स थे वो 40 से 44% जो है ना पावर्टी आ जाती है। ये तकरीबन समझ लें 25 करोड़ में से तकरीबन आधे लोग आ जाते हैं। बड़े आराम से आप 11-12 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। बेरोजगारी के भी फिगर जो हैं तकरीबन 11% हैं। मगर जो है गवर्नमेंट का, हारून साहब, उनकी सुनी जाए तो वो जो है जिस तरह ये जिक्र कर रही हैं, वो पॉवर्टी, ये इसकी महंगाई का एक तो बहुत शोर मचाते रहते हैं कि जी देखें हमने रिकॉर्ड जो है ना इन्फ्लेशन कम कर दी है। फिर वो तफसीलात, बड़ी अच्छी बात है कि वो 38 बिलियन डॉलर तक हो सकती है। फिर जो है एक्सपोर्ट्स जो हैं 8 से 9% जो हैं वो 9 माह में बढ़ गई हैं। अच्छी चीज़ें भी हैं, मगर लार्जर जो इकोनॉमिक हमारे इश्यूज हैं वो भी बरकरार हैं कि हम गवर्नमेंट की तरह वी आर आउट ऑफ द वुड्स। जी, बहुत शुक्रिया आमिर सरवत। देखिए, बात इस वक्त ये है कि 2 तरह की इकॉनमी चल रही है। एक हुकूमत की इकॉनमी है और एक लोगों की इकॉनमी है, विच इज़ व्हाट वी कॉल पीपल सेंट्रिक एंड स्टेट सेंट्रिक। जो स्टेट की इकॉनमी है वो खुश होते हैं कि उनको IMF की किस्त मिल जाती है, तो उनके लिए एक इकोनॉमिक अचीवमेंट है कि वो 6 माह मजीद आगे गुजार लेंगे। उनको रिमिटेंस आ जाती है, उनका करंट अकाउंट जो है सरप्लस में चला जाता है, उनके ऊपर एक्सटर्नल पेमेंट्स का प्रेशर नीचे चला जाता है। कुछ रिजर्व्स आ जाते हैं तो कर्ज लेने में आसानी हो जाती है, तो उनके लिए इकोनॉमी ठीक हो जाती है और उसको वो फिर सोशल मीडिया और पॉपुलिस्ट स्लोगन के साथ बेचते हैं। इन्फ्लेशन नीचे चली गई, शरह सूद नीचे चली गई। एक लोगों की इकोनॉमी है जो रियल पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जिसमें 11 मिलियन लोग गुर्बत की सतह के नीचे हैं, जिसमें सफेद पोश की कंजम्पशन पावर उड़ चुकी है। उनको आप हैंड आउट 110 मिलियन कर लें जी, 110, सॉरी मैंने उसको 11 बोल दिए, 11 करोड़ जी, मैं 11 करोड़ कह रहा था। अच्छा, अब आपने इन लोग, एक ये इकॉनमी है
अब जब सफेद पोश का कंजम्पशन इरोड हो जाती है तो जो हमें कोई पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं दिखती कि इनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कहां से निकाली जाएगी, यू नो, उनको हम हैंडआउट्स देते हैं, कैश ट्रांसफर देते हैं और तस्वीरें खिंचाते हैं। नाउ दैट इज बेसिकली द डिस्कनेक्ट जो हम हाईलाइट करते हैं कि मेरे लिए ये एक ड्रीम है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, लोगों की हेल्थ की, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की, वेल्थ क्रिएशन की, दुनिया में कंपेटिटिवनेस की, प्रोग्रेसिव। अभी मैं सऊदी अरेबिया से कोई 2 घंटे की कॉल कर रहा था उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट से। वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि हम इतनी इन्वेस्टर को छूट दे रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, लोगों को बाहर से भी ला रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज जो हैं वो पीपल सेंट्रिक इकोनॉमिक्स करती हैं। यहां क्योंकि शायद पॉलिटिक्स का नेक्सस आप मेरे से बेहतर समझते हैं, वो पीपल से लिंक नहीं है, तो यहां हुकूमत की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है और लोगों की इकोनॉमी में शॉक्स हर तरफ से दिखाई दे रहा है। और पीपल्स इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो महंगाई है वो ये है कि उनकी कुव्वत खरीद ही नहीं रह गई, उनकी आमदनी या उजरत ही नहीं रह गई कि वो कोई चीज़ खरीद सकें। और ये अभी मुझे ये खबर भी देता जाऊं कि मैंने पंजाब में जो वहाँ पे मशीर बैठे हुए हैं और वो जो सपोर्ट प्राइस ना देने के और किसानों को जो है जिस तरह अभी आपने कहा कि बख्शीश दे देते हैं, उजरत नहीं देते हैं। वो कहते हैं जी 110 का पैकेज और जिस तरह तख्तियाँ लगती हैं रोज़ उसकी मशहूरी की जाती है, मगर वो कहते हैं 600 अरब रुपए के करीब जो है हमारी उजरत में से आप जो कि स्पोर्ट प्राइस ना दे के 3000 की लागत के साथ 2-2.5 रुपये की हम जब मन पे कनक बेचते हैं तो उसमें चले जाते हैं। मैंने उनसे पूछा आपकी रशनैल क्या है, लॉजिक। वो कहे जी उनको चीफ मिनिस्टर साहब को ब्यूरोक्रेट्स ने कन्विंस कर दिया है कि देखें महंगाई जो है ना, अगर इनको ज़्यादा पैसा देंगे स्पोर्ट प्राइस तो फिर ये आटा महंगा हो जाएगा और महंगाई होगी। वैसे तो इन एनी केस जो है आटा जो है वो बाद में महंगा हो ही जाता है, मगर ये जो लॉजिक है कि आप एट द कॉस्ट ऑफ किसान, वो किसान भी एक इकोनॉमिक साइकिल का एक पूरा होलिस्टिकली देखें, उनके पास आमदनी आएगी, वो अपने री इन्वेस्ट फसलों में करेंगे, मार्केट के अंदर जो है डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री चलेगी, वो एक साइकिल चलता है। तो ये जो मंतिक है कि सिर्फ आटे की कीमत बढ़ जाए तो इसकी वजह से वो किसानों को सपोर्ट प्राइस या कोई उजरत नहीं देनी, इसके पीछे क्या इकोनॉमिक लॉजिक है? इसके पीछे कोई इकोनॉमिक लॉजिक नहीं है, ये बड़ा क्लियर है। देखिए ना, पॉलिसी मेकर के पास 2 चॉइसेस। एक चॉइस ये है कि अच्छा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बनाए जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि प्राइस डिस्कवरी हो और सबको फेयर प्राइस का उजरत जिसे आप कह रहे हैं शेयर मिले। वो काम ना हमें आता है ना हम करना चाहते हैं। हमें पॉपुलिस्ट पेटनेज बेस्ड इंस्ट्रूमेंट हमारी दूसरी पॉलिसी चॉइस है कि हम सब्सिडी पे चलाएं, हम कुछ लोगों को बचाएं, प्रोटेक्ट करें और कुछ लोगों को एक्सट्रैक्ट करके उनका पैसा एक क्लास की तरफ शिफ्ट करें। अब हमारा ऑब्सेशन इस वक्त ये है कि हमने 1-2 एसेंशियल्स का, जैसे रोटी है, उसकी कीमत नहीं बढ़ने देनी। अब कीमत ना बढ़ने देने के लिए टैक्स पेयर का पैसा डाल के सब्सिडाइज तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी पूरी वैल्यू चेन को कैसे बगैर रेगुलेशन के ट्रांसपेरेंट और फंक्शनल कर सकते हैं। सो पॉलिसी चॉइस इस वक्त टेम्पररी पैच वर्क की है और उसके ऊपर क्रेडिट लेने की है, ना कि इदारों को, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स कहते हैं, ऐसा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया जाए कि मार्केट अपनी प्राइस खुद डिस्कवर करे कंपटीशन की बेस पर और ओवरसाइट स्टेट करे। स्टेट का क्या काम है जी कि एक्सपोर्ट प्राइस मुतय्यन करना, ना उनको आती है ना उनका काम है। पूरी दुनिया में कब का खत्म हो चुका है। पाकिस्तान गालिबन दुनिया का एक मुल्क है जिसमें अभी भी मैजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर जाके प्राइस लिस्ट देखता है, छापे मारता है। अब तो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, हर एक फोन पे होता है कि 5 मार्केट्स में क्या कीमत है और क्या होनी चाहिए ना। आप वही तस्वीर खींचे भेजें और रेगुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स ऑपरेटिंग।
हम अभी तक उस माइंडसेट से, मेरी तो बड़ी क्लियर है कि हम निकल नहीं पा रहे। और बड़ी अच्छी, आप सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है कि जो है इंटरनेशनली जो ट्रेंड चलता है कि जनाब ये स्पोर्ट प्राइसेस के ज़माने गए, मगर अमेरिका भी सब्सिडाइज करता है। हमारा भारत जो है इंडिया, वो सपोर्ट प्राइस 3800 रुपये हमारे पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक उन्होंने मन दी है। या तो टोटल आपका वो वाला फ्री मार्केट सिस्टम हो ना, तो यहाँ जब आप पिछले साल बम्पर क्रॉप थी, $1 बिलियन का आपने इंपोर्ट कर ली, और जब यहाँ पे फिगर्स भी स्टॉक के गलत आते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और उसके अंदर माफियाज भी बैठे हुए हैं, तो पूरा उनकी दफ़ा आपको एकदम से फ्री मार्केट और डीरेगुलेशन का ख्याल आता है। मतलब ग्रेजुअली ये किए जाते हैं काम, अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को किया जा सकता है। उसमें क्या कहेंगे आमिर साहब? ये इसकी एक सिमत होती है। देखिए, पहली चीज तो ये जो आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि आप टोटली मार्केट पे नहीं छोड़ सकते, अनलेस आपको बाकायदा, देखिए, फार्मर्स को और कुछ लोगों को सब्सिडी देनी पड़ती है, लेकिन उसको पहले आप एक प्राइस डिटरमिन करते हैं, फिर उसको कंपेटिटिव करने के लिए हुकूमत का इंटरेक्शन आता है। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त पहली चीज तो ये हुकूमत का मेन काम है कि लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि देखिए कहां कौन कितने पे बेच रहा है, कहां पर मिडलमैन पैसे कमा रहा है, ताकि लोगों की आवाज उठे, कंज्यूमर ग्रुप्स बने। ये खाली हुकूमत के ऐसे कीमतें तो नहीं ठीक होती। पूरी दुनिया के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ग्रुप्स होते हैं, इंफॉर्मेशन दी जाती है, स्टडीज होती हैं, एनजीओज होते हैं, यूनिवर्सिटीज काम करती हैं, लेकिन क्योंकि हुकूमत वो स्पेस नहीं ओपन करती, तो हमारी मार्केट मैकेनिज्म डिसफंक्शनल हो जाता है। इसको हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। एक मार्केट का रेगुलेशन है और एक हुकूमत का रेगुलेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप बड़ी एक किस्म का फूड फॉर थॉट छोड़ जाते हैं। मैं सोचता रहूँगा वहाँ भी हैं, सो आई होप के सोचेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।